मैं हाजिरा कुरैशी SBRS कॉलेज से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज का मेरा टॉपिक है, जैसा कि अपन सेकंड पेपर इकोलॉजी चल रहे हैं उसमें नेक्स्ट इसी श्रृंखला में अगले टॉपिक का नाम है स्पेस इकोलॉजी या अंतरिक्ष पारिस्थितिकी, जिसमें आपके क्वेश्चन आता है। अब देखिए, स्पेस इकोलॉजी अंतरिक्ष में परिस्थितिकी के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि परिस्थितिकी जीवों का और वातावरण का आपसी संबंध होता है, लेकिन अंतरिक्ष में भी आजकल विभिन्न प्रकार के अंतरिक्ष यान और जीव जाने लगे हैं, तो इस तरह से उससे भी उनका संबंध स्थापित हो गया है। इसलिए इसके अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है वो एक शाखा होती है अंतरिक्ष परिस्थितिकी। अब देखिए, इसमें सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट लेंगे। अब पूरा आंसर आपके निम्न पॉइंट्स में आएगा। इस तरह से देखिए, सबसे पहले आप इसमें परिचय देंगे, उसके पश्चात अंतरिक्ष में जो भी समस्याएं और चुनौतियां होती है उसके बारे में मैं एक एक पॉइंट्स आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। उसके बाद इन चुनौतियों के लिए क्या क्या उपाय किए जाते हैं उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। इसके अतिरिक्त एक टॉपिक आता है परिग्रह जैविकी, एक्सोबायोलॉजी क्या होती है, और अंतरिक्ष बस्तियाँ, अंतरिक्ष में कॉलोनियाँ बसाने के जो पूर्वानुमान लगाए जा रहे हैं इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट लेते हैं। पहला पॉइंट आता है आपके इंट्रोडक्शन। तो हम सबसे पहले इसमें परिचय देंगे। सर्वप्रथम देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जीवन की संभावना पृथ्वी पर वायुमंडल के कारण संभव है, क्योंकि सूर्य से दूरी, परिक्रमण काल। अब देखिए, पृथ्वी पर जीवन की संभावना क्यों रहती है? क्योंकि सूर्य से काफ़ी दूर है, परिक्रमण काल है, परिभ्रमण काल है, अन्य ग्रहों से अधिकतम दूरी। इस तरह से कई ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण यहाँ पर संभावना होता है, क्योंकि वायुमंडल उपस्थित होता है, सूर्य से काफ़ी दूर होता है, ये अपना एक परिक्रमण व परिभ्रमण काल होता है, और अन्य ग्रहों से अधिकतम दूरी होती है। इस कारण से यहाँ पर जीवन की संभावनाएं होती हैं। सेकंड देखिए, चंद्रमा व अन्य ग्रहों पर इस तरह का परिवेश नहीं पाया जाता। थर्ड पॉइंट आप इंट्रोडक्शन में डालेंगे कि सारी कंडीशन होने के पश्चात भी, उसके पश्चात भी अंतरिक्ष में मानव को जाने की क्यों संभावना हुई? वैज्ञानिक जिज्ञासा के कारण। वैज्ञानिक जिज्ञासा जीवन का विस्तार, अर्थात जीवन का विस्तार पृथ्वी के अलावा किसी अन्य ग्रह पर भी संभव है या नहीं, इस तरह की संभावना प्राप्त करने के लिए अंतरिक्ष यात्राओं की आवश्यकता हुई। उसके अलावा सामरिक महत्व, सामरिक महत्व का अर्थ होता है कि विभिन्न प्रकार के देशों से अपनी अन्य देशों से किसी हमले या आक्रमण से रक्षा करने के लिए हमें कई प्रकार के उपग्रह और यान बनाने पड़ते हैं। सामरिक महत्व और प्रतिस्पर्धा के कारण उपग्रह व अंतरिक्ष यानों की आवश्यकता हुई। इस कारण से क्या होता है कि अंतरिक्ष में भी परिस्थितिकी उत्पन्न हो गई है। अब देखिए, इस तरह से ये आवश्यकता होने के कारण
अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावना की खोज की जाने लगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके इसमें, अंतरिक्ष में विभिन्न ग्रहों के कारण और चंद्रमा पर ऐसी कौन सी चीज़ें होती है जिसके कारण पृथ्वी पर तो जीवन संभव है और वहाँ पर जीवन संभावना की खोज की जा रही है। तो अंतरिक्ष में जब जाते समय अंतरिक्ष यात्रियों को किन किन समस्याओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, नेक्स्ट पॉइंट में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है अंतरिक्ष में समस्याएं व चुनौती। अंतरिक्ष में समस्याएं व चुनौती। देखिए इस तरफ से अंतरिक्ष में कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है। देखिए सबसे पहला होता है तापमान, फिर दाब, विकिरण, गुरुत्व व भारहीनता, वायुमंडल का अभाव, नमी व संसाधनों की कमी। अब जो जो संसाधन होते हैं, भोजन, जल, ऑक्सीजन, प्रदूषण की समस्याएं वहाँ पे उत्पन्न होती है। अब हम एक एक पॉइंट्स को लेके उसका डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला आता है तापमान। सबसे पूर्व देखिए अंतरिक्ष में जाने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो भी वैज्ञानिक होते हैं, वो अंतरिक्ष यान में जब भी जाते हैं तो उनके लिए स्पेशल सूट्स तैयार किए जाते हैं जिसे स्पेस सूट कहा जाता है। और अंतरिक्ष यान में भी इस तरह के उपकरण लगाए जाते हैं कि ताकि वहाँ पर हर जगह की विपरीत परिस्थितियों को कंट्रोल किया जा सके और उन्हें भोजन, जल और ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराई जा सके। इसके पश्चात भी कई प्रकार की चुनौतियों और समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। अब देखिए सबसे पहले उसमें आता है तापमान। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य से काफ़ी दूर है, इसलिए यहाँ पर सूर्य की विकिरणों को पहुँचने में समय लगता है और पृथ्वी का ताप एक समान और जीवन को संभव बनाए रखने लायक होता है। इसीलिए सबसे पहला है तापमान। जैसे जैसे अंतरिक्ष की तरफ अंतरिक्षयान जाता है तो उस समय क्या होता है, अगर वह सूर्य के पास जाता है तो तापमान में बढ़ोतरी तथा दूर जाने पर तापमान में कमी होती है। अब देखिए ताप को नियंत्रित करने के लिए अंतरिक्ष यानों में उपकरण लगे होते हैं। अब देखिए वहाँ पर विभिन्न प्रकार के उपकरण उस ताप को नियंत्रित करने के लिए और अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न करने के लिए उसमें लगे हुए होते हैं। इस तरह से ताप का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है और कई बार ऐसा होता है कि तापीय विकिरण की बहुत अधिक मात्रा हो जाने से या ताप की अधिक मात्रा हो जाने से कई बार अंतरिक्ष यात्रियों की यान में मृत्यु तक हो जाती है। इस तरह से यहाँ होता है कि तापमान सबसे ज़्यादा उनको प्रभावित करता है। नेक्स्ट आता है आपके दाब या प्रेशर। देखिए वहाँ पर क्या होता है, अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं पाया जाता है और गैसों का मिश्रण भी नहीं पाया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में दाब कब उत्पन्न होता है, वायुमंडल के कारण ही उसमें दाब उत्पन्न होता है। तो इसलिए वहाँ पर क्या होता है, वायुमंडल का अभाव होता है, अभाव होने के कारण दाब नगण्य होता है, जिसके कारण अंतरिक्ष यात्रियों के रक्तचाप पर यानी ब्लड प्रेशर पर
बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अब देखिए, विभिन्न प्रकार के जितने भी दाब की कंडीशन होती है तो उनके रक्तचाप बहुत अधिक हो सकता है, क्योंकि दाब बहुत कम होता है। वहाँ पे अंतरिक्ष में वायुमंडल का अभाव होता है, जैसा कि यहाँ श्वसन के लिए ऑक्सीजन पाई जाती है और विभिन्न गैस पाई जाती है। वहाँ वायुमंडल नहीं होने के कारण विभिन्न गैसों का निश्चित अनुपात नहीं पाया जाता है, इस कारण वहाँ पर दाब का अभाव होता है। नेक्स्ट आता है आपके विकिरण। विकिरण का अर्थ होता है रेडिएशन। जैसा कि मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि पृथ्वी पर कई प्रकार के विकिरण आते हैं, पराबैंगनी विकिरण, अवरक्त विकिरण, जिनकी तरंगदैर्ध्य अलग अलग होती है। तो ऐसी कंडीशन में अंतरिक्ष से आने वाले विकिरणों को कौन रोकता है? पृथ्वी के धरातल पर आने के लिए कौन होता है कि विकिरणों को रोकने के लिए क्या होता है कि पृथ्वी पर जीवन संभव क्यों है? क्योंकि विकिरणों को रोकने के लिए वायुमंडल पाया जाता है। जैसा कि आपको पहले ही बताया चुका है, वायुमंडल में अलग अलग परतें होती है, समताप मंडल, ओजोन मंडल, विभिन्न प्रकार की मंडल की परतें होने के कारण वो उन विकिरणों को अलग अलग परतों में अवशोषित कर लेता है और कुछ काफ़ी हानिकारक विकिरण वहीं अवशोषित हो जाते हैं और पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर जीवन संभव हो पाता है। जबकि अंतरिक्ष में वो विकिरण कैसे होते हैं कि वहाँ वायुमंडल नहीं होने के कारण वो विकिरण डायरेक्ट क्या होता है, अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर पर पड़ते हैं, जिसके कारण उनके ऊपर विपरीत प्रभाव होते हैं। अब इनको रोकने के लिए क्या होता है कि अंतरिक्ष यात्री क्या होते हैं, स्पेस सूट में जाते हैं, यानी कि अंतरिक्ष यात्रियों के एक विशेष प्रकार की पोशाक बनाई जाती है। ये भी दो प्रकार की होती है, हार्ड सूट और सॉफ्ट सूट, जो परिस्थितियों के अनुसार उनको पहनाए जाते हैं ताकि उन हानिकारक विकिरणों का उनके शरीर पर न्यूनतम प्रभाव पड़े, इस तरह से ताकि वो जिस उद्देश्य के लिए अंतरिक्ष में गए हैं वो उसे पूरा कर सकें और विपरीत परिस्थितियों में भी अपने जीवन को संभव बना सकें। नेक्स्ट आता है आपके गुरुत्व व भारहीनता। नेक्स्ट पॉइंट है आपके फोर्थ, गुरुत्व व भारहीनता। जैसा कि आप सभी छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो, गुरुत्वाकर्षण बल एक प्रकार का क्या होता है, यह वस्तुओं का भौतिक गुण होता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु और पृथ्वी है वो अपना अस्तित्व बनाए रखे हैं। पृथ्वी द्वारा एक प्रकार का बल लगाया जाता है, जो हमेशा कोई भी जीव जंतु वस्तु ऊपर की तरफ जाती है तो वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो क्या है, अपनी तरफ वापस आकर्षित करके नीचे खींच लेती है। इसीलिए वस्तु को किसी को भी अगर हम ऊपर अंतरिक्ष की तरफ उछालें तो वो वापस कहाँ होती है, नीचे। गुरुत्वाकर्षण बल के आकर्षण के कारण पृथ्वी अपनी ओर उसे वापस आकर्षित करके नीचे ले आती है। इस तरह से ये एक भौतिक गुण होता है। तो पृथ्वी पर क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण की शक्ति पाई जाती है, जबकि अन्य ग्रहों व चंद्रमा पर यह बहुत कम पाया जाता है। जैसे कि चंद्रमा पर पृथ्वी से 6 गुना कम गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है। अब देखिए, चंद्रमा पर पृथ्वी से 6 गुना गुरुत्वाकर्षण बल कम पाया जाता है, इसीलिए चंद्रमा की धरती पर जब मनुष्य पैर रखता है तो उसको गुरुत्वाकर्षण की शक्ति बहुत कम फील होती है और कई बार तो अंतरिक्ष यानों में यात्रियों को तैरते हुए यात्रा करनी पड़ती है। कई बार जब वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण अन्य ग्रहों पर जब अंतरिक्ष यान जाते हैं तो वहाँ पर जब भी वो अंतरिक्ष यान में कई बार जहाँ जिन ग्रहों पर गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम होता है तो उन्हें अपने आप को सीट बेल्ट के द्वारा कुर्सियों पर बैठकर और शोध संस्थान में अपना कार्य करने पड़ते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है जब वो भोजन खाते हैं तो उनकी ट्रे के नीचे चुंबक लगाया जाता है ताकि उस भोजन से लोहे के चम्मच, ट्रे, कांटे वगैरह ऊपर नहीं उठें।
और कई बार इस तरह के गुरुत्वाकर्षण बल की बहुत अधिक कम संभावना होने के कारण कई बार कैप्सूल या सिरिंज के थ्रू उनको भोजन लिक्विड के रूप में प्रदान किया जाता है। इस तरह की संभावनाएं भी वहाँ पर हो जाती है। अंतरिक्ष यात्रियों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करना पड़ता है, जिसमें एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण है गुरुत्वाकर्षण बल। अब ये एक नेक्स्ट आता है, आपके एक वर्ड होता है भारहीनता। व्यक्ति भारहीन कब होता है? कि जब उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगना बंद हो जाता है। भार किसके कारण होता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होता है। तो देखिए, जब भी कोई भी उपग्रह चंद्रमा या अन्य ग्रह पर अंतरिक्ष यान भेजे जाते हैं तो वह तीव्र गति से जाते हैं, तीव्र गति से जाते हैं ताकि वे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाएं। यानी इतनी तीव्र गति से जाते हैं कि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को क्रॉस करके और अंतरिक्ष में चले जाएं। और वो क्या कहलाता है? जिस वेग से जाते हैं वो वेग कहलाता है पलायन वेग, जो कि होता है 11.2 किलोमीटर प्रति मिनट। तो इस तरह से पलायन वेग से जब वो जाते हैं, जाने पर वे भारहीन हो जाते हैं, क्योंकि उन पे गुरुत्वाकर्षण बल समाप्त हो चुका होता है। ऐसी कंडीशन में वे भारहीन हो जाते हैं और अंतरिक्ष तक पहुंचते पहुंचते वे क्या होता है? उनमें बिल्कुल भारहीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यह समस्याएं उनको बहुत अधिक सामना करना पड़ता है इन सब समस्याओं का। नेक्स्ट आता है आपके वायुमंडल का अभाव। फिफ्थ पॉइंट आता है वायुमंडल का अभाव। जैसा कि अब मैंने आपको पहले भी बताया है कि वायुमंडल का अभाव होता है क्योंकि पृथ्वी पर क्या होता है? जीवन संभव किसके कारण होता है? केवल वायुमंडल के कारण ही होता है। वायुमंडल में जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था, ऑक्सीजन की मात्रा होती है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 0.03% और सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा होती है? 78% नाइट्रोजन गैस की मात्रा होती है। इस तरह से एक निश्चित रेशो में वायुमंडल में इन गैसों का मिश्रण पाया जाता है, जिनके कारण क्या होता है कि हमारा जीवन पृथ्वी पर संभव है, जबकि चंद्रमा या अन्य ग्रहों पर इस तरह वायु का एक निश्चित अनुपात या निश्चित संगठन नहीं पाया जाता है। वहाँ वायुमंडलीय अभाव होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि ऑक्सीजन किस कार्य में यूज होती है? श्वसन क्रिया में, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। मैंने पहले भी बताया आपको कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन इस गैस की क्रिया द्वारा बनाते हैं। अब देखिए, ये एक अनिवार्य तत्व होता है। श्वसन क्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है सभी मानव और जीवों को, और कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पेड़ पौधों द्वारा भोजन बनाने में किया जाता है। इसलिए वहाँ पर वायुमंडल के अभाव के कारण क्या होता है कि ना तो वहाँ पर कृषि कार्य किया जा सकता है, क्योंकि वायुमंडल के अभाव में वहाँ जीवन की संभावना नगण्य ही है। जबकि वैज्ञानिक लगातार इसकी खोज कर रहे हैं कि अलग अलग ग्रहों पर पृथ्वी जैसा जीवन संभव है या नहीं, क्योंकि उनको कुछ ऐसे संकेत मिले हैं। कहीं पर क्या होता है कि पानी की संभावना, जैसे कि मंगल ग्रह पर पानी पाए जाने के संकेत मिले हैं। इसी तरह वो कह रहे हैं जिस तरह से यहाँ पर एक सौरमंडल से एक सूर्य होता है, जिसके कारण पृथ्वी से दूरी होने के कारण पृथ्वी पर जीवन संभव है, तो हो सकता है अन्य ग्रहों पर भी पृथ्वी जैसा जीवन संभव हो। और या जैसे आप देखते हैं कि हमारे पृथ्वी पर भी बहुत अधिक विरल परिस्थितियों में, जैसे गर्म खौलते हुए झरनों में, निर्जन स्थानों पर जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, ऐसे पर भी कई प्रकार के जीवाणु, बैक्टीरियाज वगैरह अपना जीवन व्यापन करते हैं। तो अगर इस तरह की कंडीशन जहाँ पर वायुमंडल का अभाव है, तो किस तरह के जीव वहाँ पर अपनी
जीवन की संभावना की कल्पना कर सकते हैं। तो इस तरह से वहाँ पर वायुमंडल के अभाव के कारण क्या होता है, कृषि कार्य नहीं होता है, श्वसन की क्रिया की प्रॉब्लम होती है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो सकती है, और जितने भी वायु से संबंधित जितनी क्रियाएं होती हैं वो सारी क्रियाएं वहाँ पर क्या होती है, प्रतिबंधित हो जाती हैं। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, वायुमंडल के अभाव का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है और जीवन की संभावनाएं बहुत कम नज़र आती हैं। तो हमारे यहाँ से जब अंतरिक्ष यान जाता है तो वायुमंडल के अभाव के कारण ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा, जल की, भोजन की, इन सभी की पर्याप्त मात्रा अंतरिक्ष यानों में साथ ले जाई जाती है, ताकि वो जिस उद्देश्य के लिए अंतरिक्ष यान ऊपर ले जाया जा रहा है वो उद्देश्य पूरा कर सके और पर्याप्त समय में और जितने भोजन की, ऑक्सीजन की, जल की आवश्यकता होगी उनको साथ ले जाना आवश्यक होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ों का वहाँ पर अभाव होता है। इसी श्रृंखला में हम नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, नमी व संसाधनों की कमी। नमी व संसाधनों की कमी। अब देखिए वहां पर नमी यानी कि जल एब्सेंट होता है, जल का अभाव है, तो वहां पर क्या होता है, कृषि कार्य नहीं होंगे। अन्य संसाधन, जैसा कि आपको मैंने बताया कि जब भी कोई अंतरिक्ष यात्रा की जाती है तो एक उद्देश्य के लिए की जाती है। उद्देश्य क्या होता है, जैसे कोई वैज्ञानिक खोज, अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावना, सामरिक महत्व, भविष्य की योजनाओं की पूर्ति, इन सब उद्देश्य के लिए क्या किया जाता है कि हम अंतरिक्ष में जाते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जब एक अंतरिक्ष यात्रा की जाती है उसमें बहुत अधिक धन व श्रम की आवश्यकता होती है, सैकड़ों लोगों का श्रम उसमें लगा हुआ होता है। अब देखिए काफ़ी लोग उसमें अपना समय देते हैं, विभिन्न प्रकार की खोजें करते हैं, अंतरिक्ष यान को तैयार करने में भी काफ़ी समय लगता है और काफ़ी धन लगता है। ऐसे में क्या होता है कि जिस उद्देश्य के लिए अंतरिक्ष यात्रा की जा रही है उस उद्देश्य को करने के लिए क्या होता है, कई बार संसाधनों की कमी पड़ जाती है, क्योंकि अंतरिक्ष की प्रयोगशाला में बार बार जाने के लिए बहुत अधिक धन और श्रम की आवश्यकता होती है, सैकड़ों लोगों का उसमें श्रम लगा होता है। अगर आपने जैसे कि मंगल ग्रह पर एक पिक्चर बनी थी मिशन मंगल, जिसमें आपने देखा होगा कि किस तरह से वो एक अंतरिक्ष यान को भेजते हैं और उसमें कितने लोगों का श्रम और कितना उसमें मेहनत लगती है। तो इस तरह से कई बार संसाधनों की कमी उत्पन्न हो जाती है और वहाँ पर नमी यानी कि पानी की कमी होने के कारण अन्य पानी से संबंधित जितने कार्य किए जाते हैं वो नहीं किए जा सकते हैं। अब देखिए वहाँ पर क्या होता है, संसाधनों की कमी के कारण सबसे पहला है भोजन। अंतरिक्ष में क्या होता है कि जब भी जाते हैं तो भोजन अपने साथ लेके जाना होता है, वहाँ पे भोजन का उत्पादन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जितने समय तक आप अंतरिक्ष यात्रा में रहेंगे तो अपने लिए भोजन वहाँ पर ले जाना और लंबे समय तक उसको सही कंडीशन में रखना, क्योंकि भोजन कुछ दिनों पश्चात सड़ने लगता है और अगर उनको अंतरिक्ष में काफ़ी दिन रहना है तो भोजन ऐसा ले जाना पड़ता है कि वो काफ़ी दिनों तक उनके लिए पर्याप्त हो और स्वास्थ्य के दृष्टि से वो उनके लिए अनुकूल रह सके। ऐसी कंडीशन में भोजन कई बार कैप्सूल्स के रूप में भी लिया जाया जाता है और भोजन को वहाँ उत्पादित नहीं करने के कारण वहाँ पर समस्या उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट आता है जल। अब देखिए जल की वहाँ पर बहुत कमी होती है, क्योंकि जल वहाँ पर पाया नहीं जाता है अंतरिक्ष में, तो इसलिए यहाँ से साथ में ले जाया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जल खत्म हो जाता है या जल के कारण क्या होता है कि मनुष्य में वो किस रूप में, पसीने के रूप में, मूत्र या अपशिष्ट के रूप में उत्सर्जित करने के पश्चात
कम हो जाता है तो कई बार जल खत्म होने की संभावना भी रह सकती है। तो जितने समय के लिए आप जा रहे हैं उसके लिए पर्याप्त मात्रा में जल होना आवश्यक है। तीसरा है ऑक्सीजन की मात्रा। बिना ऑक्सीजन व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है, इसलिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उनके पास होनी आवश्यक है। आपने कई बार कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स के नाम सुने होंगे। ऐसे अंतरिक्ष यात्री थे जिन्हें ऑक्सीजन की कमी के कारण या कुछ आते समय उनके विमान नष्ट होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है आपके प्रदूषण। प्रदूषण, अब देखिए अंतरिक्ष यान में जब भी जाते हैं तो व्यक्ति द्वारा जितने भी वो अगर खाना खाता है तो सभी क्रियाएं, जितने भी फिजियोलॉजिकल क्रियाएं हैं वो होती रहती है। ऐसी कंडीशन में मनुष्य द्वारा उत्सर्जित पदार्थ होते हैं वो अंतरिक्ष यान में ही इकट्ठे होते हैं। मल मूत्र सारी चीज़ें वहाँ इकट्ठे होने के कारण क्या होता है कि वहाँ पर प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो जाती है और अंतरिक्ष यात्री इस कंडीशन में वो बीमार भी हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ से क्या होता है अंतरिक्ष यान में जितना भी मलमूत्र और अपशिष्ट पदार्थ है वो वापस क्या होता है उसको वापस पैक करके लाना होता है या फिर अंतरिक्ष यान में रखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उनमें प्रदूषण की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। तो इस तरह से अंतरिक्ष की समस्याएं और चुनौतियां आपने देखी। नेक्स्ट हेडिंग अब लेते हैं उपाय। अब इन समस्याओं को दूर करने के क्या उपाय किए जा सकते हैं। जो रेमेडीज अपन उपाय कर सकते हैं अंतरिक्ष से संबंधित जितनी भी समस्याएं उनको दूर करने के लिए, सबसे पहले है कि ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे कि ये समस्याएं दूर हो सके। तो सबसे पहला होता है कि अपशिष्ट, जितनी भी अपशिष्ट मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा निकलती है उसे अंतरिक्ष यान में ही O2 में परिवर्तित कर अपशिष्ट CO2 को अंतरिक्ष यान में ही यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने की उपकरण या जीव की खोज की जाए। ऐसा कोई उपकरण हो या कोई जीव हो जो कि अंतरिक्ष में पड़ने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर सके, ताकि अपशिष्ट पदार्थों को उससे कम किया जा सके और प्रदूषण को रोका जा सके। और अंतरिक्ष यान में ही भोजन का उत्पादन, यानी अंतरिक्ष यान में ही भोजन का उत्पादन किया जा सके। और नेक्स्ट आती है पर्याप्त मात्रा में O2 की उपलब्धता। अब देखिए तीनों चीज़ें होती हैं जो बहुत अधिक आवश्यक होती है। इन तीनों के द्वारा ही मनुष्य जीवित रह सकता है। अगर इन तीनों चीज़ों की समस्याएं अंतरिक्ष यात्रियों के लिए ख़त्म करने की कोई योजनाएं बना ली जाए और वो सक्सेसफुल हो जाए तो अंतरिक्ष यात्रियों की क्या होते हैं कि वो समस्याएं समाप्त हो जाएगी और लंबे समय तक जिस उद्देश्य के लिए अंतरिक्ष यात्राएं करते हैं वो उसे प्राप्त कर सकेंगे। नेक्स्ट आपके देखिए उपाय में है कि 3 प्रकार के उपाय मैंने अभी आपको बताए। इसके लिए क्या होता है कि अंतरिक्ष यात्री 3 प्रकार की रणनीतियां उपलब्ध करते हैं। अब वो रणनीतियां कौन सी होती हैं? 3 प्रकार की रणनीतियां उपलब्ध करवाई जाती है। देखिए सबसे पहला होता है भंडारण या पुनरुत्पादन। स्टोरेज या नॉन रीजनरेटिव सिस्टम। इस प्रकार क्या होता है, नॉन रीजनरेटिव का मतलब होता है पुनर्चक्रण। नॉन रीजनरेटिव यानी जब किसी पदार्थ का पुनर्चक्रण यानी कि उसको दोबारा यूज में नहीं लिया जा सके वो कहलाते हैं नॉन रीजनरेटिव। तो सबसे पहले देखिए ये पहली रणनीति होती है भंडारण या पुनरुत्पादन। इसमें क्या होता है कि इस तरह की रणनीति कब करी जाती है, जब अंतरिक्ष यात्रा अल्प समय के लिए यानी बहुत ही कम समय के लिए की जाए। छोटी अंतरिक्ष यात्रा कह सकते हैं, अल्प या छोटी अंतरिक्ष यात्राएं
की जाए उस समय ये रणनीति अपनाई जाती है। इस रणनीति में क्या होता है कि मनुष्य जो भी अंतरिक्ष यात्री अपने साथ भोजन, जल और ऑक्सीजन ये सारी चीज़ें अपने साथ लेके जाते हैं, तो वह उसके पास जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं तो वो क्या होता है, या तो अंतरिक्ष यान में फेंक दिए जाते हैं या वापस पैक करके उन्हें वापस अपने धरती पर लेकर आया जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि इसमें अपशिष्ट पदार्थों का पुनर्चक्रण नहीं किया जाता, अंतरिक्ष यान में यह वापस पैक करके लाए जाते हैं। अब देखिए, जब वो अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा अधिक हो जाएगी वहाँ पर पैक करते करते, तो वो लंबे समय तक नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वहाँ प्रदूषण की समस्या और बीमारियों की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो ये वाली जो तकनीक अपनाई जाती है कि इसमें भंडारण के लिए भोजन, जल, सारी चीज़ें क्या होती हैं, एक साथ पैक करके लाया जाता है और साथ में जितना भी अपशिष्ट पदार्थ होता है उसे भी वापस पैक करके लाया जाता है। तो इस तरह से ये क्या होता है, इस तरह की कंडीशन क्या होती है कि जो छोटी अल्प समय के लिए या कम समय के लिए अंतरिक्ष यात्राएं की जाती है, वहाँ पर ये तकनीक काम में ली जाती है। नेक्स्ट आती है आपके आंशिक पुनरुत्पादन, पार्शियल रीजनरेशन जिसे कि कहा जाता है, आंशिक पुनरुत्पादन। अब देखिए, इसके अंतर्गत क्या होता है कि अंतरिक्ष ये किन के लिए हो जाती है, ये रणनीति मध्यम प्रकार की यात्राओं के लिए की जाती है, यानी कि पहले वाली अल्प समय के लिए थी, ये मध्यम के लिए की जाती है। और इस वाली कंडीशन में क्या होती है कि पर्याप्त भोजन, O2, जल, ये सब जब ले जाया जाता है तो इसमें से उत्सर्जी पदार्थों का आंशिक भाग पुनरुत्पादित या पुनर्चक्रण के द्वारा वापस यूज में लिया जाता है। अब देखिए, अपशिष्ट पदार्थ में जैसे कि मानव का मलमूत्र होता है, तो कई बार पानी की कमी की कंडीशन में क्या होता है कि मनुष्य द्वारा उत्पादित पसीना एवं मूत्र को शुद्ध करके उसे पीने के रूप में उपयोग में लिया जाता है। इस तरह की रणनीति इसमें प्राप्त की जाती है और अपशिष्ट पदार्थों का आंशिक रूप से पुनर्चक्रण किया जा सकता है। इस तरह से ये होती है आंशिक पुनरुत्पादन। नेक्स्ट रणनीति होती है पूर्ण पुनरुत्पादन, पूर्ण पुनरुत्पादन, कंप्लीट रीजनरेशन। कंप्लीट रीजनरेटिव या इसको क्लोज सिस्टम भी कहते हैं। क्लोज सिस्टम इसलिए कहा जाता है कि पूर्णतः बंद होता है। इसमें जैसा कि आपको मैं पहले बताया, भोजन, जल और ऑक्सीजन की पूर्ण मात्रा लेकर जाई जाती है और अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा ले जाने के लिए ये तो सबसे पहले तो ये तो होता है, ये रणनीति क्या होती है, लंबी यात्राओं के लिए यूज में ली जाती है। लंबी यात्राओं के लिए यूज में ली जाती है। इसमें क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थों का पूर्ण रूप से पुनर्चक्रण कर लिया जाता है। अब देखिए, ये एक प्रकार का क्लोज सिस्टम होता है, बंद तंत्र है। इसका अर्थ क्या है कि जितना भी बाहरी पदार्थ
अंतरिक्षयान में प्रवेश नहीं कर सकता, वह आंतरिक बाहर नहीं जा सकता, इसलिए इसको क्या कहते हैं, क्लोज सिस्टम। इस तरह का क्या है कि वास्तविकता में अभी तक ऐसा तंत्र विकसित नहीं हो पाया है, लेकिन लगातार वैज्ञानिक इसके लिए क्रियाशील हैं और बनाने की कोशिश की जा रही है जिससे कि क्या होता है, पूर्ण पुनरुत्पादन किया जा सके और अंतरिक्ष यात्राएं लंबे समय तक और जिस उद्देश्य के लिए की जाती है वो उद्देश्य पूर्ण किया जा सके और लंबे समय तक क्या होता है, जितना भी मानव द्वारा अपशिष्ट पदार्थ है उसका पुनर्चक्रण किया जा सके ताकि भोजन, जल और ऑक्सीजन की जो भी कमी हुई है वो वापस उत्सर्जित पदार्थों से प्राप्त कर सके। अब मैं इसको एक डायग्राम आपको बना देती हूँ जिसमें ये तीनों रणनीतियाँ आपको समझ आएगी। पहले में क्या होता है, अंतरिक्ष यात्री, इसमें आता है उत्सर्जी पदार्थ, पसीना, मलमूत्र, और यहाँ पर आता है भंडारण के लिए भोजन, जल प्लस O2। इस तरह से ये क्या होता है कि अगर पहला आपको मैंने बताया था अपुनरुत्पादित, पुनरुत्पादन यानी नॉन रिजेनरेटिव सिस्टम में क्या होता है कि भंडारण के लिए भोजन वगैरह होता है, उसको कौन लेके जाते हैं, अंतरिक्ष यात्री, और अंतरिक्ष यात्री द्वारा क्या उत्सर्जित पदार्थ और पसीना और मलमूत्र क्या होता है, वापस पैक करके वापस लाया जाता है। तो इस तरह से इसमें क्या होता है कि रीजनरेशन की कोई संभावना नहीं होती है। फर्स्ट वाली आपकी रणनीति ये बताई थी। दूसरी थी आंशिक पुनरुत्पादन, उसमें भी आपके इस तरह से अब यहाँ पर भंडारण का जो भी सामान है वो आप सारा एज इट इज ही लिखेंगे। सेकंड में सेम अंतरिक्ष यात्री आएगा, तीसरे में भी उत्सर्जित पदार्थ आएंगे। लेकिन यहाँ क्या होगा कि इस तरह से एक बॉक्स और आएगा जिसमें कि अंतरिक्ष यात्री क्या करेंगे कि ये वाला जो उत्सर्जित पदार्थ है वापस पुनरुत्पादन द्वारा क्या होगा कि इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से क्या होगा कि यहाँ पर आंशिक पुनरुत्पादन हो जाएगा। आंशिक होने से क्या हो गया, उत्सर्जित पदार्थों में से उसके पसीने और मूत्र को उत्सर्जित करके पीने के रूप में वापस से जल और उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है, वो आंशिक पुनरुत्पादन होता है। थर्ड होता है आपके पूर्ण पुनरुत्पादन। पूर्ण पुनरुत्पादन में क्या होता है कि यहाँ पर भंडारण का जो सामान होता है यहाँ उत्सर्जित पदार्थ आता है और यहाँ अंतरिक्ष यात्री आता है। ये चक्र इस तरह से चलता है। अब देखिए जो भंडारण का सामान होता है वहाँ पर क्या होता है, अंतरिक्ष यात्री लेते हैं और उत्सर्जित जो पदार्थ होते हैं उसको क्या होता है, पुनर्चक्रण, पुनरुत्पादन या पुनर्चक्रण यहाँ पर कर दिया जाता है और उसके पश्चात ये भंडारण के लिए वापस उपलब्ध हो जाता है। इस तरह से आपके ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपके आता है परिग्रह जैविकी, एक्सोबायोलॉजी। परिग्रह जैविकी का अर्थ होता है पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य ग्रहों, चंद्रमा पर जीवन की संभावना का अध्ययन एक्सोबायोलॉजी कहलाता है। अक्सर आपके शॉर्ट नोट नहीं एक कुछ छोटे क्वेश्चंस आते हैं, उनमें पूछ लिया जाता है परिग्रह जैविकी किसे कहते हैं। तो पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य ग्रहों, चंद्रमा पर जीवन की संभावना का जो अध्ययन किया जाता है जिस शाखा के अंतर्गत, वो कहलाती है एक्सोबायोलॉजी।
नेक्स्ट आपके आता है अंतरिक्ष बस्तियाँ। कई बार इस पे भी अलग से शॉर्ट नोट भी पूछा जाता है, अदरवाइज आप जब भी अंतरिक्ष स्पेस इकोलॉजी के बारे में आप बताएंगे तो इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। अंतरिक्ष बस्तियाँ या स्पेस कॉलोनी। अब देखिए मानव क्या होता है, शुरू से ही क्या है, जिज्ञासु प्रवृत्ति का एक जीव है। उसमें हमेशा ये जिज्ञासा रही है कि अपने यहाँ पृथ्वी से दूर जीवन की संभावना है, यानी इस जिज्ञासा को लेकर ही अंतरिक्ष पर उसने और चंद्रमा की धरती पर अपने पैर रखे। अब देखिए अंतरिक्ष बस्तियाँ किस लिए बसाई जाती हैं, अभी तक ऐसा संभव नहीं है, लेकिन इसकी संभावना की लगातार खोज की जा रही है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, मंगल ग्रह पर पानी होने की संभावना और उसके संकेत मिले हैं, और कई ग्रहों पर विभिन्न प्रकार की चट्टानी, मिट्टी के पदार्थ और अलग अलग प्रकार की खड्डे, अलग अलग जिसमें कि कहा जा सकता है उन खड्डों में पानी हो सकता है। वहाँ पे वायुमंडल की कुछ मात्रा पाई जा सकती है, जैसा कि धरती पर है, लेकिन उससे अलग अलग अनुपात में गैसों का अनुपात पाया जा सकता है। जैसा कि कहा जाता है कि प्रथम जीव की उत्पत्ति कैसे हुई, वो भी किसी गैसों के मिलने के कारण हुई थी, जो कि आज तक निश्चित कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। कई प्रकार की उड़न तश्तरियों के बारे में भी, जैसा कि कई प्रकार की फिल्मों में कोई मिल गया आपने देखी होगी, उन सब में इन सब के बारे में बताया गया, लेकिन अभी तक इसके बारे में ठोस वैज्ञानिक प्रमाण आज तक नहीं प्राप्त किए गए हैं। तो इसलिए अंतरिक्ष में बस्तियां बसाने की मानव की सीधे से शुरू से ही एक संभावना रही है। अब इसके लिए क्या है, एक तो क्यों बसाई जाती है, जिज्ञासा को शांत करने हेतु, दूसरा है आपके जीवन का विस्तार, यानी कि जीवन का विस्तार पृथ्वी के अलावा कहीं और भी है या नहीं, इस कारण इसकी संभावना है। और चंद्रमा पर, मंगल ग्रह पर और अंतरिक्ष में क्या है कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की संभावनाएं की जा रही है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर क्या है कि विभिन्न प्रकार की कॉलोनियाँ स्थापित करने की संभावना की खोज की जा रही है। अभी तक ऐसा संभव नहीं है, लेकिन अगर मानव चाहे तो अगर उसमें ठोस प्रमाण या कुछ ऐसा वायुमंडलीय स्थिति जहाँ पर जीवन की अनुकूलता हो अगर प्राप्त हो जाती है, तो भविष्य में क्या होगा कि अंतरिक्ष में कॉलोनियाँ स्थापित की जा सकेगी। और इसके लिए कई बार क्या होता है, अमीर लोगों से इससे क्या है, आर्थिक आय हो सकती है। अमीर लोगों को अंतरिक्ष की सैर करने के लिए विमानों में ले जाया जा सकता है। इस तरह से क्या होता है, अंतरिक्ष में बस्ती बसाने के बहुत सारे हमारे पास बेनिफिट्स उत्पन्न हैं। इस तरह से क्या होता है कि स्पेस इकोलॉजी आपके इन सब कंटेंट्स में पूरी होती है। थैंक यू।